Once again today we are going to continue with the genetics. What we have seen yesterday is the crossing between two bees special. નામ શું હતું? Drosophila melanogaster, right? Fruit fly. And the phenomena what we have gone through is linkage and recombination, which has been demonstrated by T.H. Morgan. Fine. So T.H. Morgan principle, that is experimental proof of the chromosomal theory of inheritance. The entire presentation we have tried to reveal કે એમાં શું છે, what they have shown to us, right? तो सीक्वेंस पूरा हमने आई थिंक डिस्क्राइब किया था मैंने, राइट? एंड देयर आर टू क्रॉस ए, क्रॉस बी. क्रॉस ए के दो डिफरेंट फिनोटाइप यहाँ पर हैं एंड क्रॉस बी के दो जो सेपरेट अपने फिनोटाइप थे, दैट यूज्ड टू बी प्रेजेंटेड हियर. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट वी हैव थॉट अबाउट, वी हैव कंक्लूडेड अबाउट कि रिकॉम्बिनेशन कहां पर हो रहा है एंड रिकॉम्बिनेशन कहां पर नहीं हो रहा है. तो क्रॉस ए में रिकॉम्बिनेशन का रेशियो बहुत ही डाउन, कम था. वेयर एज इनटू क्रॉस बी दैट रेशियो यूज्ड टू बी वेरी हाई. रीजन व्हाट वी हैव we have discussed yesterday is that the distance between these two genes, gene W and gene M, is so great than of the distance between gene Y and gene W. So जहां पे डिस्टेंस कम है वो जीन्स में क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है, रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, और वो फेनोमिना को हम बोल सकते हैं लिंकेज फेनोमिना, राइट? जो फिजिकली अटैच्ड है जितने जीन्स, दे आर लिंक्ड जीन्स, उसमें लिंकेज होता है, लिंक्ड जीन बोलते हैं हम उसको. और जो लिंक्ड नहीं है, एक दूसरे से दूर है, उसमें होता है क्रॉसिंग ओवर, एंड रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज रिकॉम्बिनेशन. सो वहां पर मैं फोकस कर रहा हूं दो मेन इंपॉर्टेंट इवेंट व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट. सो फर्स्ट फिनोमेना व्हाट Morgan has presented is the linkage, right? So linkage is a physical association of two or more than two genes of a chromosome. अगर वो लिंक्ड है, मींस एक दूसरे के साथ फिजिकली अटैच्ड है, तो उसका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पॉसिबल नहीं है, जनरली पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल नहीं है ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है दुनिया में. किडनी के बगैर, विदाउट किडनी पर्सन कैन नॉट सर्वाइव, बट प्रेमानंद जी महाराज सर्वाइव कर रहे हैं सिंस लॉन्ग. एक्सेप्शन तो देखने को मिलेंगे आपको सोसाइटी के अंदर, राइट? तो लिंक्ड जीन, उसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डू नॉट शो, भले लिखा है यहां पर, जनरली वर्ड आगे आना चाहिए, जनरली डू नॉट शो. रेयरली इट कैन, हो सकता है, रेयरली इट कैन. 1000 इवेंट में एक बार तो उसका नंबर आ जाएगा. व्हाट आई मीन, रेडी? सो सेकंड, रिकॉम्बिनेशन का फिनोमिना अगर हम रिवाइज करें, रिकॉल करें द इंफॉर्मेशन ऑफ अबाउट रिकॉम्बिनेशन इज, इट इज जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, उसको रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे, राइट? जो पेरेंट या F1 में नहीं था या पेरेंट दोनों में जनरेशन में नहीं था, लेकिन F2 में है वो कॉम्बिनेशन. तो वो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन जहां पे बन रहे हैं ना, उस फेनोमिना को मैं बोलूंगा रिकॉम्बिनेशन फेनोमिना. रिकॉम्बिनेशन क्यों होता है? क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रिजल्ट किसका है? क्रॉसिंग ओवर का है. क्रॉसिंग ओवर में उसका टर्न इजीली आ जाएगा बिकॉज उसका डिस्टेंस ज्यादा है दोनों के बीच में. आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट.
सो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में आपको कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो मुझे। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के अंदर कोई अगर समझ में कुछ पॉइंट नहीं आया है, देन यू कैन ओपनली से इट टू मी सो आई कैन रिजॉल्व योर क्वेरी। ओके, अब जो टेक्स्ट बुक के अंदर एक्सप्लेन करा गया है वो मैं आपके सामने वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, टेक्स्ट बुक में फिगर में आपके सामने दो क्रॉसेस रखे गए हैं, क्रॉस ए एंड क्रॉस बी। सो लेट अस बिगिन विथ क्रॉस ए फर्स्ट, राइट? सो हियर फर्स्ट पॉइंट, द टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट, सेग्रीगेट नहीं हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली, राइट? एंड F2 रेशियो अगर हम देखें रिकॉम्बिनेशन का, नॉन पेरेंटल का रेशियो डिविएट हो रहा है, 9:3:3:1 नहीं आ रहा है। हमने पेरेंटल नॉन पेरेंटल वो रेशियो देखा था, तो पेरेंटल 9 + 1 10 आना चाहिए। 10 आउट ऑफ 16 मतलब 67 पॉइंट समथिंग ना, 63 तक आना, 62.75 समथिंग आना चाहिए। एंड नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन 3 + 3 6 आउट ऑफ 10, दैट इज 37.5 आना चाहिए। जो नहीं आता है, डिविएट हो रहा है, डिविएट हो रहा है। क्यों डिविएट हो रहा है, राइट? तो सबसे पहला उसने ऑब्जर्व क्या किया कि वो दोनों जीन्स एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है। हमें पता है, कल ही हमने उसके बारे में टोटल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया था। ये एक्स क्रोमोसोम है, ये एक्स क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम के ऊपर तो वो जीन है ही नहीं, वो जीन ही बिलोंग्स टू एक्स क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम में 0 है ही नहीं। याद आ गया इंफॉर्मेशन पूरा, है ना? ऑल राइट, थर्ड पॉइंट पे आता हूं मैं, राइट? व्हेन टू जीन्स वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, जब दोनों जीन्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है, प्रपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस वाज मच हायर देन नॉन पेरेंटल। तो यहां पर जो F2 का ऑब्जर्वेशन हमें मिला, उसमें पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का प्रपोर्शन बहुत ज्यादा, 98.7, इतना ज्यादा मिला। वेयर एज न्यू जीन कॉम्बिनेशन जो है नॉन पेरेंटल टाइप, वो तो 1.7 ही मिला हमें। तो वो क्या दिखाएगा, दिस इज, ये जो अपना 1.3% वाला, वो शो क्या करता है, वो लिंकेज को शो करता है। देखिए यहां पर लिखा है क्लियरली, इट शोज द लिंकेज, इट इज ड्यू टू द लिंकेज प्रोसेस। वो दोनों जीन्स लिंक्ड जीन है। दोनों कौन से हैं? Y एंड W जीन्स आर लिंक्ड जीन। डन? ऑल राइट, गुड। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आता हूं। जीन्स ऑफ व्हाइट आई, येलो बॉडी वर टाइटली लिंक्ड and showing only 1.3% of recombination. Whereas now I am coming to cross B, जहां पर दो फेनोटाइप जो थे वो थे व्हाइट आई एंड मिनिएचर विंग वाला कैरेक्टर। अब वो क्रॉस यानी कि क्रॉस बी के अंदर अगर मैं रिकॉम्बिनेशन रेशियो की बात करूं, आई रिपीट, रिकॉम्बिनेशन रेशियो परसेंटेज 37.2, नियरली टू 37.5, अपना जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था ऑलमोस्ट 99.99 पीआर आए इन शॉर्ट। है ना? अपना टारगेट था 720 में से 700, अपने को आए साले 697, 697। क्या फर्क पड़ता है 3 में? अपने को दिल्ली में जाना है, मिल गया, सिंपल है ना? अब स्कोर 700 है या 697 है, क्या फर्क पड़ता है? अपने को जो सीट में बैठना था वो सीट मिल गया, राइट? तो उस सीट मिल गई उसको, 37.2% कॉम्बिनेशन मिला उसको। व्हाइट आइड मिनिएचर विंग, उसने बदला दो जीन्स के जो वेरिएशन है उसको बदल दिया।
दो जो अपने फिनोटाइप थे पहले, व्हाइट आई येलो बॉडी, उसके बदले व्हाइट आई मिनिएचर विंग, विंग वाला बदल रिप्लेस किया बॉडी के कलर से यहाँ पे विंग्स के साइज को, तब देखा ना तो 37.2 आ गया। मींस दे हैव अचीव्ड व्हाटसोएवर दे वर इंटेंडेड टू। क्यों हुआ? सिंपल सा लॉजिक है, वहां पे जो ऊपर क्रॉस ए में दे वर टाइटली लिंक्ड, तो वो छूटे पड़ ही नहीं रहे थे, तो रिकॉम्बिनेशन कैसे होगा? रेडी? सो अगर टाइटली लिंक्ड जीन है तो उसमें लो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी है, बट क्रॉस बी में लूजली लिंक्ड जीन है, जीन का डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। अगर जीन का डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, दे शो हाई रिकॉम्बिनेशन रेशियो। तो इन दोनों रिजल्ट को यहां पर जस्टिफाई करा है उन्होंने। रेडी? अब मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, आपको पूरा एक्सपेरिमेंट फिर से एक बार गो थ्रू करना है। 5 मिनट तो नहीं, 3 मिनट में हो जाएगा शायद, कंटेंट बहुत कम दिया है। सो यू गो थ्रू, यू हैव 3 मिनट्स, पूरा देख लो। अगर कोई पार्ट समझ में नहीं आया है तो आपको मुझे पूछना है कि ये मुझे समझ में नहीं आया है, आई विल री एक्सप्लेन इट, अदरवाइज आई एम गोइंग टू नेक्स्ट पॉइंट। ये पॉइंट पे मैं लास्ट में आता हूं आपके फिनिश होने के बाद। ओके, पुट सेंटर फिनिश्ड। यस बेटा। सर यहाँ पे एक लाइन है कि अभी जो स्लाइड में थी ना कि मॉर्गन knew that genes were located on the X chromosomes, तो लास्ट स्लाइड में लाइन थी। कहां पर है वो? हाँ सर, ये लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के थर्ड पैराग्राफ, मॉर्गन एंड हिज ग्रुप, मॉर्गन एंड हिज ग्रुप। सर यहाँ पे लिखा है कि that genes were located on the X chromosome, तो सर जो क्रोमोसोम ने जो दूसरा किया था तो उसमें भी जीन्स जो X क्रोमोसोम पे ही थे ना सर, तो उसमें वेरिएशन तो उसके डिस्टेंस की वजह से आया है ना। एक मिनट। Morgan and his group also found that even when genes were grouped on the same chromosome, some genes were very tightly linked, that is very less low recombination ratio, while other are loosely linked, they have high recombination ratio. वही ना, वही पॉइंट कि आगे मुझे जाना है। उसके ऊपर वाला सर, ऊपर वाला, उसके ऊपर वाला Morgan attributed these due to the physical association. हाँ, उसके ऊपर है ना, वही वही इसी पैराग्राफ में उसके ऊपर वाला स्टार्टिंग से नीचे वाला सर, उसके नीचे वाला सर, ये मॉर्गन एंड हिज ग्रुप Morgan and his group knew that
the genes were located on the X chromosome and show quickly that when the two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion of parental gene recombination were much higher than non-parental type. वो क्या है वो आप समझना चाहते हो ना? ओके तो सर इस क्रॉस बी में भी तो एक्स क्रोमोसोम पे ही थे ना, तो उसमें क्यों ऐसे रिकॉम्बिनेशन हुआ? वो वैसे ऐसे क्यों नहीं लिखा कि इसका डिस्टेंस ज्यादा था तो इसीलिए हुआ? मतलब क्रॉस बी में भी एक्स क्रोमोसोम पे ही थी ना सर, डिफरेंट थोड़ी ही थे, तो उसमें रिकॉम्बिनेशन हुआ तो ये यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं लिखा? आपका क्वेश्चन अगेन मेरे समझ में कंफ्यूजन कर रहा है एक्चुअल में। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे लिखा है कि एक्स क्रोमोसोम पे है जीन्स, तो एक्स क्रोमोसोम पे ही है, तो उसमें से आए तो इसमें ऐसा क्यों नहीं लिखा? तो इसमें ऐसा लिखा है कि जब क्रॉस एक्स क्रोमोसोम्स में होते हैं तो ये पे लिंकेज होता है, तो इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है परफेक्टली। बीच में एक्स क्रोमोसोम नहीं है, सिर्फ एक्स निकाल के क्रोमोसोम पर है, ऐसा आप निकालो तो समझ में आ जाएगा। आ जाएगा। एक बार इसे समझा सकते हो सर आप? क्यों नहीं समझा सकता? एक बार ऑलरेडी समझा चुका हूं, 2 बार समझा चुका हूं, मैं तीसरी बार भी समझाऊं। मैंने क्या बोला था आपको? जब तक समझ में नहीं आता है तब तक मुझे समझाना ही है, दिस इज माई ड्यूटी, और मैं वो आपको समझा के ही दम लूंगा। व्हाट आई से इज, तो अब मुझे इसको थोड़ा सा इजी करके समझाना है। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू मतलब जब उसने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था तब की बात नहीं है, हमारे लिए है वो न्यू, उसके लिए न्यू नहीं है। अब समझ में आ रही है? वो थर्ड पार्टी के लिए, अपने लिए। उनको पता था, क्या पता था? उसने ये नहीं लिखा है कि आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, वो हमें समझना है, वो आफ्टर एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट जो क्लियर होना चाहिए। तो मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट द जीन्स वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। उसने पहले क्या करा? पहले उसने एक्सपेरिमेंट करे, एक्सपेरिमेंट के ऊपर से कंक्लूजन निकाला, राइट? तो मैंने आपको कल क्या समझाया था कि जब उसने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था तो उन्होंने ऐसे क्रोमोसोम को सिलेक्ट किया जिसका ऑब्जर्वेशन इजी हो। तो उसको तो पहले से ही पता था जब स्टार्ट किया तब कि हमें तो सेक्स क्रोमोसोम को ही टारगेट करना है। आप समझ में आ रही है बात? ओके ओके, अब उसने किया सेक्स क्रोमोसोम यानी कि एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम को सिलेक्ट। लेटर ऑन जब उसने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करे, काफी सारे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट जब उसने ट्राई करे, तब उसको पता चला कि ये जीन्स जो है वो वाई क्रोमोसोम पर नहीं होते हैं, एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं, राइट? अब वो एक्सपेरिमेंट पुरानी टेक्स्ट बुक में और पुराने डिस्क्रिप्शन में थे आज से 10 साल पहले, वो कि कैसे उसने डिजाइन किया, कैसे उसको पता चला, अब वो निकाल दिए हैं। तो आपको कम से कम उतना बर्डन लेस कर दिया। आपको सिर्फ एक्सेप्ट कर लेना है कि उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने आइडेंटिफाई किया कि ये सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही है, वाई क्रोमोसोम के ऊपर नहीं है। आपको डायरेक्टली दे दिया गया है कि भाई एक्स क्रोमोसोम के ऊपर के वो जीन्स है, वाई क्रोमोसोम के ऊपर वो नहीं होते हैं। सो वो यहां पर लिखा है कि दे न्यू कि जीन्स वर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। पुरानी टेक्स्ट बुक में वो आइडेंटिफाई कैसे करा था, वो भी एक्सपेरिमेंट दिए गए थे, लेकिन कंफ्यूजन क्या होता था पता है? बच्चे स्कोर कर नहीं पाते थे, बच्चों को पता ही नहीं चल पाता था कि ये कहना क्या चाहते हैं, इतने कंफ्यूजिंग वो एक्सपेरिमेंट्स थे। तो उन्होंने क्या करा, नई टेक्स्ट बुक में वो एक्सपेरिमेंट को निकालकर जो जरूरी है वो एक्सपेरिमेंट को ही रखा है उसने। तो वो जो एक्सपेरिमेंट को निकाला उसका एक स्टेटमेंट उसने यहां पर दे दिया है कि दे न्यू, कि वो एक्सपेरिमेंट के बाद, लेकिन वो ये जानने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट तो किए थे दूसरे, राइट? वो दूसरे एक्सपेरिमेंट उसने करे भी थे। रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, तो क्रॉसिंग ओवर का एक्सपेरिमेंट पूरा डिजाइन एक्सपेरिमेंट था पुरानी टेक्स्ट बुक के अंदर,
जो अभी नहीं है, इसलिए ये कंफ्यूजिंग है। तो ये सीधा एक्सेप्ट कर लेना है आपको, वो स्टेटमेंट पूरा, उसका जो पोस्टुलेशन है वो पोस्टुलेशन ही यहां पे रखा है। और वो क्या है, वो क्या है, देखिए कि वो जो जीन्स थे वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है। दे शो क्विकली दैट व्हेन टू जीन्स इन द डाइहाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, दोनों सेम क्रोमोसोम के ऊपर ही है। तो वो तो यहां पे लिख के पहले से ही दे दिया है आपको कि दोनों एक सेम ही क्रोमोसोम पर तो है, आपको तो वो यहां पे दिख ही गया ना पहले से ही। इसको डाइहाइब्रिड क्रॉस को लो तो वो भी सेम ही है, देखिए WNM भी एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है। अब पुरानी टेक्स्ट बुक में तो ये भी था कि काफी सारे ऐसे होते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि जिसके दो फैक्टर अलग अलग क्रोमोसोम पे भी हो सकते हैं। आप समझ में आ रही है बात? तो आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक, ऐसे डिवीजन से दो टाइप के, बट वो पुरानी बात है, वो भूल जाने की बात है। आपको सीधा एक्सेप्ट करना है कि ऐसा है, कि उनको पता था, पर पता ऐसे सपनों में नहीं आया था, उसने एक्सपेरिमेंट करा था, प्रूव करा था, और उसने डिसाइड किया था कि ये जीन्स एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, वाई क्रोमोसोम के ऊपर है नहीं, और सेम क्रोमोसोम के ऊपर है। एक ही क्रोमोसोम के ऊपर वाई एंड डब्ल्यू भी है, WNM भी है। आई होप आई एम वेरी क्लियर नाउ एंड पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर इन टू योर ब्रेन, है ना? ओके फाइन। चलिए, एनी अदर डाउट? क्योंकि अभी हम कंफ्यूजन कर सके ऐसे पॉइंट के ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं आप उसको, विथ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, गुजकेट के लिए, नीट के लिए, राइट? वो इंपॉर्टेंट ऐसा एक टॉपिक मैं आपके सामने रख रहा हूं। और TH मॉर्गन के एक स्टूडेंट थे जो उसके साथ ही काम करते थे, PhD उसने करवाया था, उसके स्टूडेंट थे, नाम है अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट। एंड उसने TH मॉर्गन के जो पोस्टुलेशंस थे उसके साथ में उसने काम किया। उसको पता है TH मॉर्गन ने क्या करा था, उसने आइडेंटिफाई करे थे जीन्स के लोकेशंस को, और उसकी फ्रीक्वेंसी को उसने आइडेंटिफाई करा था, फ्रीक्वेंसी निकाली थी 1.3% ऑफ रिकॉम्बिनेशन, 37.2% ऑफ रिकॉम्बिनेशन, राइट? मींस अपनी जो एक्सपेरिमेंट था यहां पर, तो ये जो है ना, ये 37.2 या ये 1.3%, इसको मैं बोलूंगा रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी। प्लीज माइंड द वर्ड्स, इसको मैं बोलूंगा रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी। डन? अब वो रिसर्च मॉर्गन के ऊपर जाने के बाद उसने उसके ऊपर कंटिन्यू चालू रखा काम, रिसर्च करना, राइट? अब उसको क्या लगा, उसने क्या सोचा कि मुझे आइडेंटिफाई करना है द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स कितना होना चाहिए। अब ये तो पूरी सिस्टम ही नई थी। अगर डिस्टेंस मापना हो, सही फॉर एग्जांपल बिटवीन टू प्लेसेस, तो किलोमीटर में माप सकते हो आप, मीटर में माप सकते हो, सेंटीमीटर में माप सकते हो, राइट? मिलीमीटर में माप सकते हो। बट यहां पे डिस्टेंस मापना मतलब इट इज वेरी माइक्रो थिंग्स। तो उसमें वो एक भी जिसको बोलते हैं ना SI यूनिट काम नहीं करता है। तो उसने सोचा कि चलो कुछ आइडेंटिफाई करके कुछ नया इन्वेंट करते हैं इसमें। डिस्टेंस है तो सही ना, तो कितना है उसका मेजरमेंट का एक यूनिट बनाते हैं पहले। तो उसने एक यूनिट बनाया जो उसने उसके गुरु मॉर्गन, उसके नाम पे वो यूनिट का नाम रखा, उसको बोलते हैं सेंटी मॉर्गन यूनिट। क्या बोलते हैं? सेंटी मॉर्गन यूनिट, राइट? अब वो डिस्टेंस कितना वो आइडेंटिफाई करेंगे हम। तो यहां पे क्लियरली उसने लिखा है, देखिए कि अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट यूज्ड रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। ये जो है फ्रीक्वेंसी को उसने यूज किया है। किसको यूज किया है? रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी को। किसके लिए यूज किया है?
अ डिस्टेंस बिटवीन जीन पेयर। इसका मतलब मैं आपको क्लियरली समझाता हूं यहां से। अगर रिकॉम्बिनेशन का रेशियो 1.3% है तो ये दो जीन के बीच का डिस्टेंस 1.3 सेंटीमोर्गन हुआ। समझ में आ रही है बात? तो क्रॉस बी में जीन W एंड जीन M के बीच का जो डिस्टेंस है इनटू द सेंटीमोर्गन वो हो जाएगा 37.2 सेंटीमोर्गन। रेडी? तो ये उसने यूज कर लिया। सो Sturtevant used the recombination frequency between gene two pair for measuring the distance। उसने उसको डिस्टेंस बना लिया between two genes and mapped their position on the chromosome। तो क्रोमोसोम पे वो कहां पर लोकेट करता है वो भी आइडेंटिफाई करा जा सकता है while using these, right? So genetic maps are used as a starting point in the frequency of genome। say for example HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी इसका यूज करा गया है। अब मैं सिंपल लॉजिक से समझाता हूं आपको वही चीज कि ये कोई एक जीन है जिसके ऊपर हमने जो तीन जीन्स के बारे में बात की थी। एक जीन Y है, एक जीन W है, एक जीन M है, राइट? तो इन दोनों के बीच का 1.7 है या 1.3 है, 1.3 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस टू। तो इसका डिस्टेंस हो गया 1.3 और इसका डिस्टेंस हो गया 37.2 सेंटीमोर्गन हो गया। ये उसने आइडेंटिफाई करा है। ओके, अब ये होने वाला है इंपॉर्टेंट फॉर यू विथ रिस्पेक्ट टू नीट। इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। विथ मॉडिफाइड वे आपको दिया जाएगा कि कोई दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस इतना है। से फॉर एग्जांपल जीन ए एंड बी, उनके बीच का डिस्टेंस से फॉर एग्जांपल 7.8 है, राइट? जीन सी एंड डी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है से फॉर एग्जांपल 18.9, राइट? जीन बी एंड सी के बीच का डिस्टेंस है 5.3 एंड डी एंड ई का डिस्टेंस जो है दैट इज से 9.3। तो अब इसका सीक्वेंस बनाइए। पहले ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, क्या आएगा, पूरी सीक्वेंस मुझे चाहिए। ट्राई टू रिवील इट, अदरवाइज मैं अभी आपको समझाता हूं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करा जाए। जरूरी नहीं है कि एक ही बाद बी ही है और बी के बाद सी ही है। आप वैसे डिसाइड करके मत लिखना, आपको तो डिसाइड करना है ए के बाद बी है या नहीं है। सर यस बोलो। सर पहले ए और बी है, उसके बाद बी से सी का डिस्टेंस 5.3 है। सीक्वेंस से डिस्टेंस नहीं चाहिए। सर पहले ए बी है, ए बी और ए बी सी डी ई सीक्वेंस में ही है।
वही सीक्वेंस है। ओके, चलिए करते हैं। पहले आपको स्टार्ट वहां से करना है जहां से दो पेयर के बीच में एक कॉमन फैक्टर आता हो। से फॉर एग्जाम्पल ए बी एंड बी सी, तो ए और सी के बीच में बी है, वो फिक्स हो गया, राइट। ए और बी के बीच में से फॉर एग्जाम्पल 7.8, ये 7.8 है, राइट। बी एंड सी के बीच का डिफरेंस 5.3 है, ये 5.3 है। अब आती है सी और डी की बारी, जो 18.9 है, राइट। तो सी एंड डी, तो डी यहां पे भी हो सकता है, ये डी है से फॉर एग्जाम्पल 18.9, और ये सी और डी, डी यहां पे भी हो सकता है। अब 18.9 करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 13.1, तो रफली यहां पे आएगा वो डी, ये है डी। दोनों में से एक हो सकता है। हमने ये तो नहीं बोला ना कि वो बाद में ही होगा, वो पहले भी हो सकता है। डिस्टेंस दिया है, डायरेक्शन नहीं दी है, हमें तो डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो दैट वे यू आर सपोज टू थिंक। चलो, ये हमने ले लिया है, ये हमने ले लिया है, ये हमने। अब इसकी बात करते हैं। डी एंड ई के बीच का डिस्टेंस यहां पर 9.3 है, तो वो यहां पे भी हो सकता है और वो यहां पर भी हो सकता है। मैंने ऑप्शंस आपको नहीं दिए थे 4, बट आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम के अंदर। उसके ऊपर से तो आप आइडेंटिफाई इस तरह कर सकते हो। समझ में आ गई बात? करना कैसे है वो मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब जिस हिसाब से आपके सामने वो क्वेश्चंस को रखा जाएगा, उस हिसाब से 4 में से एक ऑप्शन को आपको ट्रू सेंस में आइडेंटिफाई कर देना है। एंड सीक्वेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है कि पहले क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, तीसरा क्या आएगा, चौथा और पांचवा। क्लियर है? ये मैंने सिर्फ आपको सिखाने के लिए दिया है, ये कोई क्वेश्चन है नहीं, राइट। ऑन द स्पॉट मैंने कोई भी वैल्यू को दे दिया, आपको सिर्फ डिनोट करना हो, पोजीशन को मेंटेन या मेंशन करने के लिए तो आप कैसे कर सकते हो वो मैंने आपको सिखाया। आप क्या कर रहे थे, एक ही तरफ रख रहे थे, एक तरफ थोड़ी ना है, वो तो दोनों तरफ हो सकता है ना। तो वहां पे आपको दोनों पॉसिबिलिटी को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए आइडेंटिफाई करना है कि 4 में से कौन सा आ सकता है। आई होप आई एम वेरी 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 क्लियर अबाउट इट, राइट। ओके, सो ये टाइप के क्वेश्चंस यहां पर आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि कंफ्यूजिंग है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो आपकी 3-4 मिनट खा जाएगा उसको सॉल्यूशन करने में। तो ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, कंफ्यूजिव क्वेश्चंस, राइट। ओके, सो यहां पर अपना काम खत्म होता है विथ रेफरेंस टू क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। वो अपना काम खत्म। हम नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यूज में जाते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हो जाएगा सेक्स डिटर्मिनेशन। बहुत ही इजी सा टॉपिक है ये, राइट। एंड लेट अस थिंक अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन नाउ। ओके, डिटर्मिनेशन का मतलब है नक्की करना, टू डिटरमाइन। नाउ व्हाट the sex of that particular individual, whether it is male or female. Okay, एक चीज फिक्स हो गई है अब तक यहां पर आते आते कि there are chromosomes which carries genes and they are deciding the character, expression of character. कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को कौन कंट्रोल करता है? द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स। सो एक ऐसा कैरेक्टर अर्लियर भी आपके डिस्कशन में आ चुका है चैप्टर नंबर 4 के अंदर, राइट।
the sexuality, चैप्टर नंबर 3 में भी आया था. There may be 3 kind of sexuality: unisexual, bisexual, asexual. इसको एसेक्सुअल ट्रू सेंस में नहीं बोल सकते, इट इज स्टेराइल. हम जो यूज टेक्निकल लैंग्वेज करते हैं वो है स्टेराइल. ये 3 एक्सप्रेशन है. कैरेक्टर क्या है? सेक्सुअलिटी. एक्सप्रेशन क्या है? वेदर इंडिविजुअल इज आइदर यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है? मेल अलग, फीमेल अलग. आइदर इट इज मेल और इट इज फीमेल. दोनों एक में है तो वो बाइसेक्सुअल हो गया, राइट? मेल प्लस फीमेल दोनों है. तो उसको हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं. स्टेराइल, उसके पास ना तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेल होने का, ना है फीमेल होने का, उसको हम स्टेराइल बोलते हैं. तो एज अ बीइंग, कैरेक्टर एंड देयर एक्सप्रेशन, दे मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय क्रोमोसोम्स. डेफिनेटली अगर वो कैरेक्टर है, अगर वो एक्सप्रेशंस है, तो उसके लिए जीन्स एंड फैक्टर होने चाहिए, एंड वो फैक्टर भी क्रोमोसोम के ऊपर ही होने चाहिए. नाउ बेस्ड ऑन दैट फैक्ट, हमारे पास कल भी हमने शायद बात की थी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम. एक टाइप का क्रोमोसोम है उसको हम बोलेंगे ऑटोसोम. ऑटोसोम क्या होंगे? आपके नॉर्मल बॉडी फंक्शन यानी कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को वो कंट्रोल करते हैं. तो वेजिटेटिव ट्रेट या कैरेक्टर्स को जो कंट्रोल करते हैं वो है ऑटोसोम्स, और ये है एलोसोम्स, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं. ये हु कंट्रोल्स द सेक्सुअलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो दे कंट्रोल sexuality, that is sex determination. अपने को जो हेडिंग में जाना था वो हेडिंग यहां पर है. सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए भी हमारे पास स्पेशलाइज्ड क्रोमोसोम्स है. अब ये तो मॉडर्न साइंस में हमने पढ़ा है, हमने सीखा है, इसलिए हमें पता है. बट एक समय तो ऐसा होगा ना जब किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा कोई क्रोमोसोम भी है, ऐसी कोई मैकेनिज्म भी है. तो लेट अस सी थ्रू द हिस्ट्री, राइट? हम हिस्ट्री से शुरू करते हैं यहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यूज को. तो उसकी शुरुआत सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की करी थी. यहां पर हेंकिंग इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. इन 1890s, before 20th century, in 19th century, that has been observed by Henking, name of the scientist, though it is not given here, it is Henking, name of the scientist. I think 1893 is the year. मुझे परफेक्टली याद नहीं है, बट 80th century मीन्स 19th century है वो पता है, राइट? ओके. द क्रोमोसोम्स दैट आर इन्वॉल्व इनटू द सेक्स डिटर्मिनेशन, उसको हमने सेक्स क्रोमोसोम बोला है. 2 टाइप के सेक्स क्रोमोसोम है जो आपको पता है, एक्स एंड वाई.
ऑटोजोम्स आर द क्रोमोजोम्स विच आर अदर देन द सेक्स क्रोमोजोम, वो भी अभी हमने डिस्क्राइब किया. नंबर ऑफ ऑटोजोम्स इज सेम इन मेल एंड फीमेल, राइट. ऑटोजोम के नंबर दोनों या टाइप भी दोनों मेल एंड फीमेल में सेम टू सेम होते हैं. डिफरेंस आएगा सेक्स क्रोमोजोम के अंदर, एक्स एंड वाई में. एक्स एक्स फीमेल के अंदर होता है, एक्स वाई मेल के अंदर होता है. ह्यूमंस की बात कर रहा हूं मैं. मैंने आपको पहले एक चीज बताई थी, हाउ टू आइडेंटिफाई द क्रोमोजोम नंबर. तो क्रोमोजोम नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है, जो मेरे पीछे डायग्राम में आप देख सकते हो. उसकी जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट उसके साइज के हिसाब से होती है. सबसे बड़ा होता तो उसको मैंने 1 नंबर पे रखना है. उससे छोटा होगा उसको मेरे को 2 पॉइंट पोजीशन पे रखना है. उससे छोटा होगा वो 3 पोजीशन पे आएगा. सो अकॉर्डिंगली टू द डिक्रीजिंग साइज मैं उसको ऑर्डर देता जाऊंगा. इट मीन सबसे छोटा होगा सबसे लास्ट होगा. ये रहा, ये सबसे लास्ट है ऑटोजोम में 22nd, तो वो सबसे लास्ट में आ गया. रेडी. सेक्स क्रोमोजोम में X is first because it is large, Y is small so it is second. So X क्रोमोजोम में भी ऐसा ही होगा. जो रूल ऑटोजोम में लागू होगा वो भी सेक्स क्रोमोजोम के लिए भी लागू होने वाला है. तो X comes first then Y because X is larger than Y. So this is how we can arrange the chromosome into the sequence, identify number of them. तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो मेथड है उसको हम बोलेंगे कैरियोटाइपिंग. क्या बोलेंगे? कैरियोटाइपिंग. इसका मतलब ये हुआ कि क्रोमोसोम के टाइप्स को आपको अरेंज करना है और नंबर देना है 1 to जितने भी है ऑर्गेनिज्म के, तो वो कैरियोटाइपिंग बोला जाता है उसको. ओके, अब ये कैरियोटाइपिंग किया कैसे जाता है, हाउ टू, राइट. तो उसके लिए आपको कोई भी सेल वो जब डिवाइड होता है तो डिवीजन फेज में आपको उसको अटका देना है एनाफेज में, सॉरी मेटाफेज में. मेटाफेज को सीज कर देना है. उसके लिए केमिकल्स आते हैं. अब अगर वो उसको पहले क्या होगा, सेल्स को कल्चर मीडियम में डालना है, उसके बाद एक केमिकल ऐसा डालना है कि वो उसका डिवीजन करने के लिए उसको बोलेगा, इंड्यूस करेगा. जब वो स्टार्ट कर देंगे डिवाइड होना, उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक दूसरा केमिकल डालना है. वो केमिकल का नाम है कोल्चिसिन. तो कोल्चिसिन जब आप डालोगे, राइट, तो कोल्चिसिन उसको सीज कर देगा, बंद कर देगा, राइट. मेटाफेज में उसको बंद कर देगा, आगे जाने ही नहीं देगा. तो मेटाफेज का मतलब यह है कि मेटाफेज में आपको क्रोमोसोम्स क्लियरली दिखते हैं. ऐसा चैप्टर नंबर 8 में एंड 10 में आपको समझाया गया है शायद. तो आपको क्रोमोसोम अगर देखना है, क्रोमोसोम को अगर मैप करना है, उसका फोटो लेना है, तो वो सब आप कब ले सकते हो, इस तरीके से ले सकते हो. कैरियोटाइपिंग करने के लिए ये टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं. अभी तो क्या है, माइक्रोस्कोप पूरा फोटोग्राफिक हो चुका है. पहले क्या था, ऑब्जर्व करते करते ऐसे साइड में ड्राइंग करते थे, बाद में उसको कंपेयर करते थे. अब क्या हो गया है, पूरा फोटो हो जाता है और तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो करके पूरा सब रीअरेंज हो जाता है. कैरियोटाइपिंग पूरा कंप्यूटराइज्ड हो चुका है अभी, राइट, ऑटोमेटेड फॉर्मेट में है अभी. 1891, not 93, Henking studied the spermatogenesis of some insects. Point to be noted. तब वो स्पर्मेटोजेनेसिस को ऑब्जर्व कर रहे थे. किसमें? सम इंसेक्ट्स. देयर आर फ्यू कैटेगरीज ऑफ इंसेक्ट्स कि जिसमें ऐसा होता है. क्या होता है? व्हाट ही ऑब्जर्व्ड? ही ऑब्जर्व्ड दैट 50% ऑफ टोटल स्पर्म, उसके न्यूक्लियस में कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर. दे रिसीव अ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस, बट अदर 50% स्पर्म डू नॉट हैव इट. आधे
स्पर्म के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कुछ मटेरियल है, आधे के अंदर नहीं है। आपको समझ में आ रही है बात पूरी, है ना? ओके। अब ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर, से फॉर एग्जांपल हनी बी का नाम तो सुना ही होगा आपने। हनी बी के अंदर भी ऐसा होता है, राइट? तो से फॉर एग्जांपल अगर मेल है एंड फीमेल है, मेल के अंदर एक्स है एंड दूसरा क्रोमोसोम नहीं है, 0। फीमेल के अंदर 2 एक्स है। अब ये जब गैमीट बनाएगी, दोनों गैमीट बनाएंगे, तब ये दोनों में से एक एक्स एक गैमीट में जाएगा, दूसरा 0 मीन्स कुछ नहीं है, वो दूसरे गैमीट में जाएगा। तो यहां पे आपको 2 टाइप के गैमीट्स मिलते हैं। गैमीट्स, ये तो मेल के हैं, तो मेल के गैमीट्स का नाम क्या है? स्पर्म्स। तो 2 टाइप के स्पर्म मिलते हैं। एक टाइप का स्पर्म है जिसके अंदर एक्स है, दूसरे टाइप का गैमीट ऐसा है जिसमें कुछ नहीं है। कुछ है, कुछ नहीं है। कुछ को हम क्या बोलते हैं? एक्स वाई जेड कुछ था यार, याद नहीं है। हम यही लैंग्वेज यूज करते हैं ना, अगर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई रास्ते से आते जाते से फर्स्ट टाइम आए, फिर कहीं पर से फॉर एग्जाम्पल भुज वाले अहमदाबाद गए पहली बार, अहमदाबाद वाला भुज गया पहली बार, तो रोड पर से आता था, तो अहमदाबाद वाले को पता है कि अहमदाबाद में कौन से रोड पे क्या आता है, तो वो पूछेगा भुज वाले को कि आप कौन से रोड से आए थे, तो भुज वाला बोले सीजी रोड से शायद गुजरा था, है ना, या तो एसजी हाईवे पर से गया था। अच्छा, एसजी हाईवे पर कहाँ पे थे आप? ओके ओके, इस जगह पे थे। तो वो क्या बोलेगा? मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने शायद एक्स वाई जेड टाइप का कुछ देखा था, ऐसा करके एक्स वाई जेड टाइप का। सो हम एक्स उसके लिए यूज करते हैं जिसको हम एज्यूम करते हैं। तो जो न्यूक्लियर मटेरियल उसने देखा ना 50% ऑफ स्पर्म में, उसको उसने नाम दिया यार एक्स मटेरियल है कुछ, चलो ना एक्स बॉडी, ऐसा नाम दिया। क्या नाम दिया इसको? एक्स बॉडी, सिंपल। अब हम उसको बोलते हैं एक्स क्रोमोसोम, सिंपल। तो ये उसकी हिस्ट्री, ऐसे एक्सीडेंटली एक्स क्रोमोसोम के बारे में पता चला है, राइट? सो ये हिस्ट्री आपके सामने यहां पे रखी है। सो 50% डिड नॉट रिसीव इट, मैंने जैसे समझाया वैसे। हैंकिंग कॉल्ड दिस स्ट्रक्चर एज एक्स बॉडी, नाउ इट इज कॉल्ड एक्स क्रोमोसोम। तो एक्स क्रोमोसोम की हिस्ट्री हैंकिंग से जुड़ी हुई है। 1891 में एक्सपेरिमेंट में उसने एक्सीडेंटली एक्स क्रोमोसोम को फाइंड आउट कर लिया था। पेज नंबर 69 एंड 70 के ऊपर ये एक्सप्लेनेशन है सेक्स डिटर्मिनेशन वाला, है ना, वहां पे हम हैं। तो उसमें ये यहाँ पे आगे आगे जैसे जैसे जाओगे, अलग अलग टाइप का एक्सप्लेनेशन जो भी है वो हम यहाँ पे 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं, रिवील करते हैं। ओके, अब अपने पास जो पॉइंट है वो है मैकेनिज्म, कैसे कैसे टाइप्स है सेक्स डिटर्मिनेशन के। तो 3 टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन जनरली होता है, राइट? पहले टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसको मैं बोलूंगा XX टाइप का मैकेनिज्म, जो अभी हमने समझा, जिसमें फीमेल के पास डबल एक्स होते हैं, मेल के पास एक्स एंड 0 होता है। तो उस मैकेनिज्म को अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। दूसरा है XXXY टाइप का मैकेनिज्म जो हमारे पास है, XX फीमेल, XY मेल, ह्यूमंस। तो ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला, ये दोनों के अंदर उस टाइप का मैकेनिज्म यूज होता है, राइट? एंड तीसरा है ZZ एंड ZW जो बर्ड्स के अंदर होता है, राइट? तो 1 बाय 1 सबको हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला है XXX0 मैकेनिज्म, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपसे बात कर ली है। तो हियर मेल इज हिट्रोगेमेटिक। हिट्रोगेमेटिक क्यों? दोनों सेम नहीं है, एक X है एक 0 है, राइट? तो वो हिट्रोगेमेटिक हो गया, दोनों सेम नहीं है। फीमेल इज होमोगेमेटिक, क्यों? एक X है, दूसरा भी एक सेम टू सेम है।
तो हिट्रोगेमेटिक, होमोगेमेटिक हो गए। गेमिट के अंदर टाइप ऑफ क्रोमोसोम, हिटरो एंड होमोगेमेटिक, जाइगोटिक नहीं है, होमोजाइगस हिट्रोजाइगस नहीं है। ये होमोजाइगस एंड हिट्रोजाइगस किसके लिए लागू होगा? फैक्टर्स के लिए। सॉरी, मैं आपको चांस नहीं दे रहा हूं बोलने का। है ना? ओके, अगर क्रोमोसोम के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो जाइगोटिक की जगह पे गेमेटिक हो जाएगा। ये वर्ड का डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा, कंफ्यूज करके आपके 4 मार्क को खा जाएगा वरना, है ना? सो ये यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहा हूं मैं, वो जो क्वेश्चन वाला पॉइंट होता है ना ट्राइंगल के अंदर क्वेश्चन, वो ये क्वेश्चंस है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे जैसे वो क्वेश्चंस आएंगे ना, मैं आपको देखिए कॉशियस रहना, यहाँ पे ये खतरनाक पॉइंट है जो आपको कंफ्यूज करेगा, वहां वहां पे आपको हाईलाइट करता जाऊंगा मैं, है ना? ओके, मेनी इंसेक्ट सच एज ग्रासहोपर, जिसके अंदर ऐसा होता है। ग्रासहोपर का यहाँ पे जीनोटाइप दिया गया है 22 प्लस XO एंड 22 प्लस XX। 22 का मतलब है वो पेयर में है, मींस 11, एंड ये 12, तो उसके अंदर 12 क्रोमोसोम्स होते हैं। एक्चुअल में 12 क्रोमोसोम होता है। 12 इंटू 2 कितने होते हैं? 24। तब गिनिए, 22 प्लस 1 23 प्लस 1 24 हो गए, राइट? सेम वे यहाँ पे XX फीमेल, X0 मेल। तो हकीकत में मेल के अंदर 23 होते हैं, एक नहीं होता है, 0, है ना? सो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ग्रासहोपर के मेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 23, आप लिखोगे 24, क्योंकि एक नहीं होता है सेक्स क्रोमोसोम। दिस इज कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, राइट? चलिए, अब XY का मैकेनिज्म, तो वो ह्यूमंस और ड्रोसोफिला दोनों में है, जिसमें हिट्रोगेमेटिक मेल है X एंड Y, होमोगेमेटिक फीमेल है X एंड X कैरिंग। डन? ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत शायद नहीं होगी। दूसरा, उससे उल्टी सिचुएशन, यहां पे मेल इज होमोगेमेटिक, ZZ दोनों सेम टू सेम है, वो मेल में है। बर्ड्स के अंदर ये एक्सेप्शन है, राइट? एंड हिट्रोगेमेटिक फीमेल है, Z एंड W है। तो हिट्रोगेमी यहां पर किस में है? फीमेल के अंदर। हम आगे के दोनों एग्जाम्पल में हिट्रोगेमी किस में थी? मेल में। यहां पर फीमेल में है। तो ये यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है कि भाई हिट्रोगेमी, एक को बोलते हैं मेल हिट्रोगेमी जो XXX0 में एंड XXXY में होती है। एक है फीमेल हिट्रोगेमी जो ZZ ZW मैकेनिज्म में होती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है आपके लिए। क्वेश्चन जनरेट होता है कि मेल हिट्रोगेमी का एग्जाम्पल ये है या फीमेल हिट्रोगेमी का एग्जाम्पल ये है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना? ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू जिसके बारे में मुझे बात करनी है आपके साथ, वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन का सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है? बहुत ही इजी सा प्रोसेस है, यहाँ पे आपको दिया गया है। सेम टू सेम अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप आएगा तो मजा, लेकिन लेट अस डू समथिंग, राइट? एक आपके पास मेल है पेरेंट, एक पेरेंट आपके पास फीमेल पेरेंट है। अब उनका जीनोटाइप मैं आपके सामने रख रहा हूं, राइट? अपने पास 22 प्लस 22 मीन्स 44 AA है। AA क्यों? ऑटोजोम ऑटोजोम पेयर, राइट? एंड दूसरा है मेल है तो XY है। सेम टू सेम उसका जीनोटाइप रहेगा 44 AA एंड XX, लाइक दिस। अब जब गैमेट फॉर्मेशन की बारी आएगी, गैमेट फॉर्मेशन, इस दोनों में से आधे को ही नीचे जाना है। 44 में से 22 एंड डबल ए में से एक ए को, X और Y में से आइदर X को और Y को। तो ये एक हो गया गैमीट का टाइप और ये दूसरा गैमीट का टाइप हो गया।
दो टाइप के गेमिट्स बनते हैं यहां पर मेल के अंदर। फीमेल के अंदर तो ऑप्शन ही नहीं है 22AA, तो 22A यहां पर आएगा, X यहां पर आएगा, तो दूसरा ऑप्शन भी वही होगा ना 22A प्लस X ही होगा। तो एक ही टाइप के गेमिट बनेंगे वहां पर, वहां पे ऑप्शनल नहीं है, एक ही टाइप का गेमिट बनेगा। तो मेल के अंदर दो टाइप के बनते हैं, फीमेल के अंदर दो टाइप के, एक ही टाइप के बनते हैं। अब ये एग सेल, उसको फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म्स दो टाइप के हैं। या तो ये स्पर्म उसको फर्टिलाइज कर सकता है, 50% पॉसिबिलिटी है, या तो ये स्पर्म उसको फर्टिलाइज कर सकते हैं, 50% की पॉसिबिलिटी है, राइट। तो चेक करते हैं अगर इसने इसको फर्टिलाइज किया तो क्या होगा। तो यहां पे 22A, यहां पे 22A, सो 44AA होगा। यहां पर X, यहां पर X, तो XX होगा। तो ये होगी अपनी ऑफस्प्रिंग। पॉसिबिलिटी नंबर 1 ये है। पॉसिबिलिटी नंबर 2, अगर इस पंप के बारे में का टर्न आया फर्टिलाइजेशन में, तो 22A मींस 44AA एंड Y एंड X आया, तो इट इज XY नाउ। सो रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग फर्स्ट अगर केस है तो फीमेल होगा, एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी जो है XY है तो वो मेल होगा। सो दिस इज हाउ आने वाला बच्चा मेल है या फीमेल है, वो यहाँ पे कौन से टाइप का स्पर्म एग को फर्टिलाइजेशन के लिए यूज होता है उसके ऊपर डिपेंडेंस होती है। सो दैट इज हाउ सेक्स इज डिटरमाइंड इनटू ह्यूमंस विच इज XXXY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म। कोई डाउट होना चाहिए नहीं है, इतना कंफ्यूजिंग है ही नहीं है, बहुत इजी है। तो इसके बारे में मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहूंगा, इजी है। क्यों पता है? क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय हनी बी को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे डिटरमाइन करना है, तो मैं वहां पर थोड़ा ह्यूमंस में टाइम बचा लिया मैंने। तो लेट वी बिगिन विथ सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, है ना। हनी बी की जब बात मैं करूंगा, हनी बी में एक स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म है, उसका मैकेनिज्म एकदम सेपरेटली अलग टाइप का है, और उसका सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो हेप्लोडिप्लॉइड बोलेंगे। क्या नाम है उसका? हेप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। अब वो है क्या, मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूं। उसमें दो टाइप के इंडिविजुअल्स होते हैं, एक का बॉडी हेप्लॉइड बॉडी होता है, एक का बॉडी डिप्लॉइड बॉडी होता है। अब नेचुरल एनवायरनमेंट में भी आपको ये दो टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, जिसका बॉडी हेप्लॉइड हो सकता है या तो डिप्लॉइड हो सकता है। आपको पता है इसके बारे में कि मैं आपको रिकॉल करवाऊं, ये इंफॉर्मेशन रिकॉल करवाऊं? पता है? ओके, तो बोलिए हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कौन से हैं एग्जाम्पल के साथ। मैं सेल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहा हूं। आप सेल के बारे में बोलना चाहते थे मेरे को कि गैमेट्स हेप्लॉइड होते हैं। सर ये हनी के बारे में पता था, बाकी सब के बारे में नहीं पता था। ओके, मैं ऑर्गेनिज्म के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर हम क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला किंगडम आएगा मोनेरा, सभी हेप्लॉइड है। उसके बाद प्रोटिस्टा,
सभी हैप्लॉइड है। उसके बाद आएगा फंगस, सभी हैप्लॉइड है। उसके बाद आएगा प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, उसमें दोनों में मिक्स है। काफी सारी वैरायटी हैप्लॉइड है, काफी सारी वैरायटी डिप्लॉइड है। अब इसके बेस के ऊपर से आपको डिफाइन करना हो या अज्यूम करना हो तो आप इतना तो अज्यूम कर सकोगे कि जो लेसली डेवलप्ड होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, जो हाईली डेवलप्ड होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। इतना अज्यूम, क्योंकि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस तीनों तो लेसली डेवलप ही होंगे ना कंपेयर टू प्लांट एंड एनिमल्स। सो निचला वर्ग जो होता है ना, कम डेवलपमेंट वाला, वो हैप्लॉइड होता है। तो प्लांट के अंदर अगर हम बात करें तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट मींस थैलोफाइटा, algae, ब्रायोफाइटा जितने भी है, ऑन टेरिडोफाइटा मोस्ट ऑफ देम, टेरिडोफाइटा, मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइटा दे आर हैप्लॉइड, फ्यू टेरिडोफाइटा आर डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड डी की शुरुआत की थी टेरिडोफाइटा, अंडरस्टूड। उसके बाद जो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आए वो सब डिप्लॉइड है। एनिमल में भी इनिशिएशन हुआ था हैप्लॉइडी से ही। आपका फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा हैप्लॉइड है, सिलेंट्रेटा हैप्लॉइड है। कब तक हैप्लॉइडी आएगी पता है? सर एसियस राउंड एसियस यस, एस्केल्मिंथिस तक, क्योंकि उसके बाद ऑर्गन सिस्टम आई एनेलिडा में सबसे पहले, वहां से डिप्लॉइडी शुरू हुई। राइट, अंडरस्टूड, ओके। तो यहां पर दो टाइप के इंडिविजुअल्स है हनी बी में। अगर हैप्लॉइड है तो वो मेल है, और अगर डिप्लॉइड है तो वो फीमेल है। बुक के अंदर आपको 16 एंड 32 क्रोमोसोम ऐसा दिया गया होगा शायद। तो यहां पर एक सेट है, दे हैव वन सेट ऑफ 16। यहां टू सेट है, 2 इंटू 32 क्रोमोसोम है इसके पास। सेट मतलब अगर एक सेट है क्रोमोसोम का उसको क्या बोलेंगे हम, बोलो? सर जीनोम। गुड। तो दे आर हैविंग वन जीनोम, दे आर हैविंग टू जीनोम। तो अब इसमें से जब गेमीट बनेगा तो उसमें जो जीनोम है वही देंगे वो। तो इसके अंदर 16 एक जीनोम का सेट जाएगा, तो दोनों में से एक सेट यहां पे जाएगा, जो भी जाएगा। तो अगर गेमिट बनता है तो मेल गेमिट भी बन सकता है, फीमेल गेमिट भी बन सकता है। फीमेल गेमिट दो वैरायटी के हो सकता है, मेल गेमिट एक ही वैरायटी का हो सकता है। ओके, अब फर्टिलाइजेशन होगा अगर, तो अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो ये 32 वाला होगा। 32 है तो वो फीमेल है, 32 है तो फीमेल है। बट ये तभी हो सकता है जब फर्टिलाइजेशन होता है। Fertilization means sexual reproduction. Sexual reproduction is complex process. Complex process requires 6 specialized conditions. Specialized conditions are not available all the times throughout the year with honeybee. लेकिन उसकी requirement throughout the year है। Honeybee is very, 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 very infinitive, very important for existence of flowering plant because 90% of the flowering plant is getting pollinated by honeybee. तो honeybee की इकोनॉमिकल वैल्यू से ज्यादा इकोलॉजिकल वैल्यू है। इतनी ज्यादा है कि नेचर उसकी स्ट्रेंथ को कम नहीं होने दे सकता। इट इज नॉट पॉसिबल कि उसकी स्ट्रेंथ कम हो। तो अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, ऐसी सिचुएशन उसको नहीं मिलती है, तो भी एग सेल सीधा ही डेवलप हो जाता है डायरेक्टली विदाउट फर्टिलाइजेशन।
उसके अंदर एक ही सेट आएगा क्रोमोसोम का, 16 वाला ही हो, 32 नहीं हो, क्यों फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो वो प्रोजेनी कैसी होगी? मेल। कैसी होगी? मेल। अब ये जो इंसिडेंस हुआ ना, इस इंसिडेंस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। राइट? A formation of zygote and embryo without fertilization is called parthenogenesis. प्लांट में पार्थेनोकार्पी बोला था हमने उसको, यहां पे पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। रेडी? डन? तो ये पार्थेनोजेनेसिस हो सकता है अगर वो अनफेवरेबल कंडीशन में है तब। तो मेल ऐसे बनता है, फीमेल ऐसे बनती है। मेल होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, फीमेल दो टाइप की होती है, एक फर्टाइल होती है और नॉन फर्टाइल भी होती है, यानी कि स्टराइल। अगर वो फर्टाइल है, अगर वो फर्टाइल है तो वो है क्वीन, इसको हम बोलेंगे ड्रोन। इसको बोलेंगे क्वीन। स्टराइल है तो वो है वर्कर बी, नाम सुना होगा। क्वीन है वो एक ही बनेगी, एक ही क्वीन बनेगी पूरे झुंड में से। और वो कौन बनेगी? अब रिप्रोडक्शन कौन कर सकता है? क्वीन, क्योंकि वही फर्टाइल है। तो आगे जिसने करा होगा वो क्वीन ही होगी ना। ये फीमेल है ना, वो क्वीन है एक्चुअली, पुरानी क्वीन। उसको जब पता है कि अब अपना टाइम खत्म हो गया, अब हम मरने वाले हैं, तब वो खुद एक स्पेशलाइज्ड हनी बनाती है। वो खुद हनी बनाएगी एक बार, उसको बोलते हैं रॉयल जेली। रॉयल जेली जिसको वो खिलाएगी फर्टिलाइज एग को, वो बनेगी क्वीन। नहीं, एक ही को वो देगी रॉयल जेली। जिसको रॉयल जेली नहीं मिली है वो सब वर्कर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जिसको रॉयल जेली मिलेगी वो क्वीन में कन्वर्ट होंगे। सो ऐसी एक यूनिक अलग स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म है यहां पर, जिसको बोलेंगे हेप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन, विच इज फाउंड टू बी in few of the species of insects like honeybee. Done? Doubt? Okay. तो सर ये हेप्लॉइड ड्रोन के अंदर तो माइटोसिस ही होता होगा ना, मियोसिस नहीं होता होगा? समझाता हूं, समझाता। ये XXX0 है, मियोसिस ही होता है, XXX0 है, समझ रहे हो? बट यहां पे प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन होता है। माइटोसिस प्लस डिफरेंशिएशन गैमीट बनता है, वो मियोसिस से नहीं, माइटोसिस प्लस डिफरेंशिएशन से बनेगा, है ना? डू रिमेंबर दैट। ऑल राइट, एक फेनोमिना इसके साथ जुड़ा है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्क्राइब कर दूंगा। मींस टेक्स्ट के अंदर ये कैसे डिस्क्राइब हुआ है उसको हम देख के, एक छोटा सा फेनोमिना है, राइट, वो हम लेटर ऑन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन में ले लेंगे। राइट, फाइन, आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज ऑन थर्सडे नाउ। कल तो छुट्टी है ना? सो एंजॉय योर होली, हैव ए नाइस टाइम।